नमस्कार दोस्तों। सीटेड के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या कहें कि प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर के फिर से आया हूँ। इस बार मैं 2012 के नवंबर के प्रश्न को लेकर के आया हूँ। चलिए देर ना करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी? तो इसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन है B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर है जॉन डीवी। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, एकल अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए पहला, ऐसे बच्चे के साथ अलग व्यवहार करे। दूसरा, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य सौंपे। तीसरा, स्थिर और सुसंगत वातावरण प्रदान करे। चौथा, इस तथ्य को नज़रअंदाज करे और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के समान समझे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, इस तथ्य को नज़रअंदाज करे और ऐसे सभी बच्चों को एक समान समझे। प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में गतिवर्धन का अर्थ डैश है। शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान में तेजी लाना, सह-शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान में तेजी लाना। तीसरा है, वर्तमान कक्षा को छोड़कर ऐसे छात्रों को अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नत करना। चौथा है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को तेज करना। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, वर्तमान कक्षा को छोड़कर ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। चौथा है, प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? पहला, 5 अध्यायों के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को एक बार में हल करें। दूसरा, शिक्षक दिवस पर अपनी कक्षा को पढ़ाएं। तीसरा, हाल ही में आयोजित एक स्कूल मैच पर एक रिपोर्ट लिखें। चौथा, दी गई अवधारणा पर एक मूल नाटक लिखें। तो इसका सही जवाब होगा चौथा, दी गई अवधारणा पर एक मूल नाटक लिखें। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक गतिज बुद्धि वाले बच्चे का अंतिम चरण हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है इसका वक्ता, दूसरा राजनीतिक नेता, तीसरा सर्जन, चौथा कवि। तो इसका सही जवाब होगा सर्जन। प्रश्न संख्या 6, प्रतिभाशाली छात्र क्या है? तो पहला ऑप्शन है, पहला, आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक संपर्क में अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा, समानता अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तीसरा, बिना किसी मदद के अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं। चौथा, मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सही जवाब है चौथा, मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों वाली कक्षा में काम करने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन दूसरा, विकासात्मक अवस्थाओं। ऑप्शन तीसरा, उनके माता पिता का व्यवसाय। ऑप्शन चौथा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही जवाब होगा विकासात्मक अवस्थाओं में। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, कहता है कि आरटीआई अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद की कक्षाएं हैं। पहला ऑप्शन, आयु के अनुसार अधिक सजातीय। ऑप्शन 2, आयु के अनुसार अधिक विषम। ऑप्शन 3, अप्रभावित, क्योंकि आरटीई स्कूल में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन 4, लिंग के अनुसार अधिक सजातीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, आयु के अनुसार अधिक सजातीय है। अब चलिए ना प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कहता है, अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है?
ऑप्शन पहला, छात्र विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन दूसरा, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। ऑप्शन तीसरा, विकास में वृद्धि होती है। ऑप्शन चौथा, विकास प्रायत्ता से स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, विकास प्रायत्ता से स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 10 है, अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में ढांचा आधारभूत सहायता डैश को संदर्भित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुकरण शिक्षा, दूसरा है पूर्व अधिगम का पुनर्पूंजीकरण, तीसरा है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, चौथा है छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। प्रश्न संख्या 11, वाक्य मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल डैश है। इसमें डैश के स्थान पर कौन सा वाक्य आएगा? पहला, वाक्यात्मक रूप से सही लेकिन शाब्दिक रूप से गलत है। शाब्दिक रूप से सही लेकिन वाक्यात्मक रूप से गलत है। तीसरा, शब्दार्थ के साथ साथ वाक्यात्मक रूप से भी सही है। चौथा, शब्दार्थ के साथ साथ वाक्यात्मक रूप से भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा वाक्यात्मक रूप से सही है लेकिन शब्दार्थ रूप से गलत है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि छात्रों को उनकी बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने से उनके आत्मसम्मान में डैश होती है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में डैश है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है पहला, ऑप्शन पहला में वृद्धि कॉमा कमी, दूसरा में वृद्धि कॉमा वृद्धि, तीसरा में वृद्धि कॉमा वृद्धि, चौथा में कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, कमी कॉमा कमी। तो कैसे है? तो छात्रों को उनकी बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने से उनके आत्मसम्मान में कमी होती है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी कमी आती है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, कमी कॉमा कमी। रेवन का प्रगतिशील मैट्रिसेस परीक्षण डैश प्रशिक्षण का एक उदाहरण है। शाब्दिक बुद्धि लब्धि, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि, द कल्चरल फेयर टेस्ट, गैर सामूहिक बुद्धि लब्धि, व्यक्तित्व। तो ये रेवन का प्रगतिशील मैट्रिक्स प्रशिक्षण ये एक संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि है। संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, संस्कृति मुक्त ये होगा। प्रश्न संख्या 14 है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? पहला है मनोसामाजिक सिद्धांत, दूसरा है आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत। चलिए, प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना में शब्द व्यापक डैश को छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है। पहला है एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत, दूसरा है सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत, तीसरा है JP गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, चौथा है LL थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत। सॉरी, इसका सही उत्तर है सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये है, अच्छा हाँ, इंग्लिश में है द कंप्रिहेंसिव इन द स्कीम
Continuous and comprehensive evolution is supported by the following aspect: theory of information प्रोसेसिंग, ये सही है। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। अधिगम डैश मूल्यांकन मूल्यांकन और निर्देश के बीच डैश को मजबूत करके अधिगम को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन है के लिए कॉमा संबंध, दूसरा ऑप्शन है के लिए अंतर, तीसरा ऑप्शन में है का और अंतर, चौथा ऑप्शन में है का और परिवर्तन। तो अधिगम क्या करता है? अधिगम किसके मूल्यांकन से संबंधित है? अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। लर्निंग क्या कहते, लर्निंग एवोल्यूशन फॉर लर्निंग, एवोल्यूशन नहीं, मूल्यांकन और निर्देश के बीच डैश को मजबूत करके, तो इसके संबंध को मजबूत करता है। तो ऑप्शन पहला है। चलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। विज्ञान के प्रयोग में लड़के आमतौर पर उपकरण का प्रयोग करते हैं और लड़कियों को डेटा रिकॉर्ड करने का या पात्र को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पहला, नाजुक होने के कारण लड़कियां ऐसे कम ऊर्जा खपत वाले कार्यों को पसंद करती है। दूसरा, लड़कियां उत्कृष्ट पर्यवेक्षक होती हैं और डेटा को त्रुटि रहित तरीके से रिकॉर्ड करती है। तीसरा, पुरुषत्व और स्त्रीत्व भूमिका की रूढ़िवादिता स्कूल में भी होती है। चौथा, लड़के उपकरण को अधिक कुशलता से संभाल ले सकते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ों को करने के लिए संपन्न होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, पुरुषोत्तम रूढ़िवादिता से संबंध होते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। शिक्षक और छात्र कक्षा में लिंग का डैश कैसे करते हैं या अधिगम के वातावरण को डैश करता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है व्याख्या और प्रभावित नहीं करता, दूसरा ऑप्शन है निर्माण कॉमा प्रभावित, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन कॉमा व्याकुल, चौथा ऑप्शन है परिभाषित करना कॉमा खराब। तो इसका सही जवाब होगा निर्माण और प्रभावित। यानी शिक्षक और छात्र कक्षा में लिंग का निर्माण कैसे करते हैं और यह अधिगम के वातावरण को प्रभावित करता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? पहला, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चे को अब विद्यालय भेजने के लिए मजबूर है। दूसरा, निरंतर परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा, केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। चौथा है उपयुक्त सरकारें प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सरकारें प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है उद्देश्यों की स्पष्टता, दूसरा है शिक्षण का ज्ञान, तीसरा है योजना की कठोरता, चौथा है विद्यार्थियों का ज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, योजना की कठोरता। प्रश्न संख्या 21 है। विद्यार्थियों के स्वनियमन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आत्म अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन 2 अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी करने की क्षमता, ऑप्शन 3 छात्र संघ द्वारा बनाए गए नियम और कानून, ऑप्शन 4 छात्र व्यवहार के लिए नियम बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अपने नहीं, इसका सही उत्तर है आत्म अनुशासन और नियंत्रण के लिए। और प्रश्न संख्या 22 है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित प्रयोगशाला विद्यालय
लैब स्कूल डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन फर्स्ट फैक्ट्री विद्यालय, ऑप्शन 2 प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन 3 सार्वजनिक विद्यालय, ऑप्शन 4 समान विद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन 2। सीबीएसई द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक शक्तिशाली साधन है। ऑप्शन 1 सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने, ऑप्शन 2 शिक्षकों को बोझ कम करने, ऑप्शन 3 नियमित शिक्षण के कारण उत्पन्न तनाव को दूर करने, ऑप्शन 4 अनेकता में एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने। तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने। प्रश्न संख्या 24 है। एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित छात्र के लिए पुरस्कारों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, बाहरी पुरस्कार उसे अभिप्रेरित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। तीसरा, अभिप्रेरणा का स्तर बाहरी रूप से अभिप्रेरित छात्र से कम होता है। चौथा, औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 पुरस्कारों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 25 है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर बने रहने की प्रवृत्ति। दूसरा, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तीसरा, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की इच्छा। चौथा है आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर है चुनौतीपूर्ण कार्य पर बने रहने की प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 26 है। छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा समय डैश होना चाहिए। ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम में विशिष्ट विषय के लिए आवंटित समय, ऑप्शन 2 प्रश्न के कठिनाई स्तर के समानुपाती, ऑप्शन 3 पिछले पाठों के प्रश्नों के उत्तर देने में विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, ऑप्शन 4 वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न के कठिनाई स्तर के समानुपाती, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 27 है। मान लीजिए कि आप स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन स्कूलों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की योजना कैसे बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है उच्चतर कोटि अभिसारी, ऑप्शन 2 है उच्चतर कोटि अपसारी, ऑप्शन 3 है निम्नतर कोटि अभिसारी, ऑप्शन 4 है निम्नतर कोटि अपसारी। तो इसका सही उत्तर होगा उच्चतर कोटि अपसारी। प्रश्न संख्या 28 है। एक छात्र कहता है माई मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट। एक शिक्षक के रूप में आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पहला, ओ सच में आपकी माँ ने कल रात प्रिंसिपल मैम को फ़ोन किया था? क्या उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा था? ऑप्शन 2, प्रिय बच्चे आप क्रिया के सही रूप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन 3, यहाँ रिंग नहीं होना चाहिए बल्कि रैंग होना चाहिए। ऑप्शन 4, आप ध्यान से क्यों नहीं सुनते? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे रैंग होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ओ सच में आपकी माँ ने कल रात प्रिंसिपल मैम को फ़ोन किया? क्या उन्होंने उनसे मिलने समय मांगा था? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा गया कि यहाँ ग्रामर की बात नहीं हुई है, इसलिए बच्चों को सकारात्मक रूप से उनसे उनका जवाब देंगे। और प्रश्न संख्या 29 है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लॉरेंस कोलबर्ग का किस रूप में रहते हैं? तो आज्ञाकारिता और दंड अभिनाश, ये सही है। व्यक्तिवाद और विनिमय, ये गलत है। अच्छे पारस्परिक नहीं, ये भी सही है। व्यक्तिवाद और विनिमय सही है। अच्छे पारस्परिक संबंध गलत है। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार,
तो इसका सही जवाब होगा बी और ए। अब प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी उपाख्यानात्मक अभिलेख की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है, यह घटनाओं का सटीक वर्णन है। यह एक बच्चे के व्यक्तिगत विकास या सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है। यह पर्याप्त विवरण के साथ साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट है। यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण है और इसलिए शैक्षिक क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन 4, यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण है और इसलिए शैक्षिक क्षेत्र का प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं एक किसी और ये का वीडियो लेकर के आऊँगा।